बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, लाहौर सियासत का हमेशा से मरकज़ रहा है, लेकिन इस बार सियासी गठजोड़ का मरकज़ भी लाहौर ही बना हुआ है। साबिक़ सदर आसफ अली ज़रदारी भी लाहौर में डेरे जमाए बैठे हैं। आज उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और जनूबी पंजाब के अहम सियासतदानों से भी मिले। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन लाहौर में डेरे जमा कर अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। अराकीन, साबिक़ अराकीन असम्बली से और टिकट होल्डर से और साबिक़ अराकीन सूबाई असम्बली से उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और ये कहा जा रहा है कि जहांगीर खान तरीन एक बड़ी अहम सियासी जमात अनकरीब उसका ऐलान करने वाले हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो इस मिशन पर हैं कि वो -1 यानी इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलाने वाली क़यादत मौजूद हो, इस मिशन पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही, पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला, जो गिरफ्तारी से बचते आए और बिलाखिर गिरफ्तार होने के बाद अपने मुकदमे में बरी होने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला वो कहते हैं कि अगर परवेज़ इलाही साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दें तो उनका मामला शायद इससे कहीं बड़ा है, उनके लिए शायद कहीं माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब से चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार हुए हैं, उस वक्त से बहुत से ऐसे शवाहिद बताए जा रहे हैं कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में वो इस वक्त एंटी करप्शन के पास हैं। उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस थे, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने पूरी सियासत और पूरी पंजाब की सियासत को यकदम एक नया चेहरा सामने लाकर हैरान कर दिया था। पंजाब के वज़ीर आला बनाए गए और फिर बार बार जब उन्हें तब्दील करने का भी कहा गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो वसीम अकरम प्लस को तब्दील नहीं कर सकते। आज उस्मान बुज़दार साहब भी इमरान खान साहब को दागे मुफारकत देंगे। इस सारी सूरत हाल का तजिया करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। मोहसिन बेग साहब, ये बताइएगा, आप पंजाब की सियासत, मुल्क की सियासत पर आप गहरी निगाह रखते हैं, आपको -1 फार्मूला पर अमल दरामद करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौन से कामयाब होते दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। बेसिकली -1 जो फार्मूला है वो एक्चुअली है नहीं, और ये जो लोग तसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करके शायद वो इस पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो बची कुची रह गई है, उस पर शायद बैठ के वो सियासत कर सकें, ये आने वाला वक्त भी इनको बता देगा। क्योंकि पीटीआई का जो वोट है वो सिर्फ एक ही बंदे का है जिसको ये माइनस करना चाहते हैं, और बाकी जितने लोग हैं, शाह महमूद है या जितना और लॉट थोड़ी सी बच गई है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक तो महदूद रह सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पार्टी के हेड बन के इस पार्टी को चलाना चाहें और पूरे पाकिस्तान में जाके उसकी कैंपेन या उसके जो हैं उनके जो कैंडिडेट होंगे उनको खड़ा करना चाहें, तो मेरा ख्याल में वो मुमकिन नहीं है आने वाले इलेक्शन के दौरान। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में हमेशा से जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाती है, वो एक प्राइम मिनिस्टर, उस पार्टी को जो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होता है वो लीड करता है। तो पीटीआई में उस बंदे को अगर आप, जैसे कि वो खुद ही हो चुके हुए हैं, तो जो निचली लॉट है उसमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट लेके इलेक्शन में उतरेगा। तो जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का तल्लुक है, नेचुरली उन्होंने इस पार्टी को बहुत टाइम दिया और उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज भी किया, इसमें बहुत मेहनत भी की, पैसा भी लगाया। तो जिस तरीके से उस शख्स ने इनको माइनस किया और फिर जो जैसी कार्रवाइयाँ इनके ऊपर की गई या इनकी फैमिली के ऊपर की गई, तो अब लोग उनके पास सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, पुराने लोग, कि रिफ्यूज कहाँ लिया जाए, क्योंकि बाकी जो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें इतनी गुंजाइश नहीं कि इन सबको खपाया जा सके, जितने लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ये लोग खड़े भी हो जाएं, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो नई वो बनाएंगे या जो भी अरेंजमेंट होगा उसके तहत अगर ये अपने अपने हलकों में जाके खड़े भी हो जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो माइनस होने वाले का वोट है वो शायद इनको ना पड़े। तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा इन सब लोगों के लिए कि टिकट पीटीआई का वापस करें और एक नई पार्टी का टिकट लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएं। तो वोटर इतनी जल्दी माइंड चेंज नहीं करता,
और फिर जिस तरीके से इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, नसरुल्लाह भाई, मैंने तो लाइफ पे नहीं देखा कि ये दो तीन दिन जेल में नहीं गुजार सके। और ये कहते थे हम नज़रियाती हैं और एक नज़रियाती पार्टी हैं और हमने इनकलाब भी लाना है और हम एक नया पाकिस्तान और हम आज़ादी, हकीकी आज़ादी का नारा। वो मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। और मुझे हकीकत में नसरुल्लाह भाई अफसोस है कि यार ये लोग थे जो इस मुल्क में तब्दीली लाने चले थे, जो अवाम को हकीकी आज़ादी लाने दे रहे थे। जो शख्स इनका लीडर है वो जेल जाने से इतना खौफजदा है, वो कहता है जो मर्जी हो जाए मुझे जेल में ना डाले। और बाकियों ने भी वो साबित किया जो जेल में गए। आप देखिए रोना धोना, 15 दिन की नज़रबंदी थी और बार बार एप्लीकेशनें बेल की डाल रहे हैं। भाई 15 दिन आप इंतजार करें, लोगों को आपने 3-3 साल 4-4 साल जेल में रखा। रवैया रखा पार्टी के रहनुमाओं ने, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस रवैये के बाद कारकुनों में, वोटर्स में मायूसी पैदा हुई है कि हमारे लीडर जो हैं वो जेल में 2 दिन गुजार नहीं सकते। देखिए, मायूसी तो अपनी जगह वो बिल्कुल है, क्योंकि जब हकीकत और बित खुलती है तो बीच में से यही कुछ निकला जो निकल के आपके सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने है। मैं तो हैरान हूं कि इस किस्म के लोग कैसे पब्लिक में अपना जाके चेहरा दोबारा दिखाएंगे और क्या बात करेंगे कि हमें वोट दो, हम असम्बली में जाएंगे और हम ये करेंगे। देखें, जो पब्लिक का नुमाइंदा उसका कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। इनके तो लीडर का कैरेक्टर, अपना ये पर्सनल कैरेक्टर भी बड़ा मखदूश, माजी भी ऐसा ही। और जो अभी हालात चल रहे हैं, देखें, लोगों को कहते हैं जेल जाने से ना डरें, लोगों को कहते हैं आज़ाद खौफ के बुत तोड़ दें, खुद सर पे वो डस्टबिन रखी हुई है, 6 शील्डें साथ लगाई हुई हैं। तो ये मतलब टोटल जो है वो अपने बयानिए से, अपनी हरकत से उसका इनहराफ कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कौन से लोग हैं जो अब भी इस पार्टी पे या इस लीडर पे एतबार कर रहे हैं। और उसकी लैंग्वेज देखिए, ये लैंग्वेज वो थड़े वाले लोग बोलते हैं जो कल भी वो वकला के सामने बोल रहे थे। तो मकसद ये है कि आपने तो कौम की वो लीड करना था, इस्लाह करनी थी, इस कौम का कोई इखलाक बेहतर करना था। जो आपने वादे वहीद किए 4.25 साल में, आपने एक पूरा नहीं किया। तो अब लोग आप पे क्यों एतबार करें? आपका चेहरा हुकूमत में भी नजर आ गया, हुकूमत के उतरने का बाद भी नजर आ गया। जो टक्कर के लोग थे, जो नजरियाती थे, वो आपने देखा जूते छोड़ के भागे। और ये तो एक हमारा माशरा है नसरुल्लाह भाई, उसमें ये बहुत मायूब बात है कि आप 4 दिन नहीं खड़े हो सके उस लीडर के साथ। वो गलत था या ठीक था? तो ये कैरेक्टर शो करता है इन लोगों का। ये इब्नुल वक्त लोग थे जिन्होंने मफादात की खातर आके इमरान खान के साथ मिलके इन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी इंजॉय की, ओहदे इंजॉय किए, हुकूमत में रहे। मुश्किल आई, अब भी इनको चांस था कि शायद हम दोबारा इलेक्ट हो जाएं। अब इनको चांस नहीं है कि ये पॉलिटिक्स में दोबारा नहीं आ सकते, लिहाजा सब भागे। 9 मई के वाकयात का कितना इम्पैक्ट हुआ है इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर? नसरुल्लाह साहब, बेसिकली देखिए, खान साहब जिस तरीके से पे दर पे फैसले करते आ रहे थे और इन्होंने किसी से अपनी, जैसे भी इनके पार्टी रहनुमाई थे वो इनकी चॉइस थी, जिनको इन्होंने इर्द गिर्द बड़े सीनियर और जूनियर रखे हुए थे, किसी से मुशावरत नहीं की। जमहूरियत में आप कुछ फैसले जमहूरियत की खातर जमहूरी अंदाज में करते हैं। इन्होंने पहले तो असम्बली डिज़ॉल्व करने से इनकार कर दिया, खुल्लम खुल्ला आइन से मुनहरफ हुए। इनके जो डिप्टी और स्पीकर जो थे उन्होंने जो हरकतें की, उसके बाद आ जाइए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। बर्दाश्त नहीं था। आप, दुनिया अपोजिशन में बैठती है, दुनिया के बड़े बड़े लोग, लीडर अपोजिशन में बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपोजिशन अच्छे तरीके से करो तब भी आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया कि आप उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जाके पार्लियामेंट में करें। ये वहाँ से 123 सीटें छोड़ के भाग गए, फिर आके एक असम्बली तोड़ी, फिर दूसरी असम्बली तोड़ दी और फिर मिन्नतें शुरू कर दी, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कैसे कराओ? फिर जो इनको ये केयर टेकर, जो भी अदलिया ने इनकी मदद की। अब आ गया 9 मई। 9 मई वॉज द रेड लाइन, जो ये बंदा लाइनें क्रॉस करता करता आखिरी लाइन तक पहुंच गया। देखिए, कुछ भी हो, रियासत के अदारों पे अटैक, और इसने पूरा 1 साल लोगों की ब्रेन वॉशिंग की, एक जहर भर दिया हमारी नई नस्ल में, लोगों में, कि जी ये फौज,
ये काम सिर्फ मुफ्ती बानी ने किया था और उसका रिजल्ट वहां भी पता चल गया और यहां भी। अब इस बार गलती नहीं होगी। आपने जो किया 9 मई को, जिस प्लान के तहत किया, जिस इंटरनेशनल हैंडलर्स के कहने पे किया, आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये पार्टी कोई सारा पाकिस्तान तो इसके साथ नहीं था। ये जो लोग कहते हैं इसकी पॉपुलैरिटी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब इलेक्शन होगा तो आपको इस शख्स की पार्टी और इस शख्स की पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। जो दिन में 36 दफा अपना बयान बदले, ये भी कोई लीडर होता है? ये कोई इंसान होता है? ये कोई मर्द होता है? जो आप अपनी कौम को क्या बता रहे हैं कि ऐसे लीडर हमने प्रोड्यूस किए जो अपने बयानिए से रोज फिर जाए और उसका नाम यू टर्न रख दिया। अब 9 मई के बाद लोगों को हकीकत पता चलना शुरू हुआ और इसका जो अज़ाइम थे कि हमने इसके इंटरनेशनल हैंडलर्स ने बताया हुआ था इकॉनमी आपने तबाह कर दी, ब्लेम इस गवर्नमेंट पे जा रहा है, हालांकि इकॉनमी तबाह करके वो गया था। अब इसका दूसरा टारगेट फौज थी जो 1 साल इसने कभी बाजवा पे, कभी नए चीफ पे, कभी उस पे, कभी उस पे। देखें, लीडर वो होता है जो अगर गलती करे तो फिर उसको एक्सेप्ट भी करे। ये सबको ब्लेम करता है एक्सेप्ट अपनी ज़ात के। तो ये जो अभी इसने किया 9 मई को, इसमें गरीब लोग बहकावे में आ गए, जेलों में उनकी फैमिलीज रुल रही हैं, लेकिन उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कभी भी आप किसी भी बहकावे में आके अपने रियासत के इदारों पे अटैक नहीं करते। ये आपका और हमारा सबका ये फ़र्ज़ है कि ये जो रियासत के इदारे रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं बॉर्डर पे बैठे हुए, कभी इन लोगों को बॉर्डर पे जाने का मौका मिले, जिस एनवायरनमेंट में वो हमारे फौजी हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मैं अभी चमन बॉर्डर पे था, खुदा के वास्ते थोड़ा सा ख्याल करो आपने। अच्छा, फिर ये कहते हैं इनकलाब। नसरुल्लाह साहब, इनकलाब क्या होता है? ये इनकलाब इस तरह आता है कि आप पूरे रियासत के तारों पर अटैक करके इस मुल्क पे कब्जा कर लेते। ये एक खौफनाक साजिश थी जिस पे अल्लाह ने इसको कामयाब नहीं किया और इसका असली चेहरा दिखा दिया। लिहाजा इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये सजा भुगतेंगे जिन्होंने ये काम किया है, उनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, कोई बेगुनाह ना पकड़ा जाए, किसी बेगुनाह को सजा ना दो। बाकी जितनी लीडरशिप है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके और क्लीन होके जा रहे हैं, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप 100 बार करें, लेकिन अगर इसमें उकसाने में, इसमें जहर भरने में अवाम के इन लीडरान का भी रोल है तो इनको भी पनिश करना चाहिए। ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको छूट मिल जाए और क्लीन चिट मिल जाए। ठीक। बेग साहब, ये जो चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दें उन्हें कोई रियायत मिलती हुई नज़र नहीं आती। चौधरी परवेज लाई तो इतने एग्रेसिव नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। क्या आपको लगता है कि चौधरी परवेज लाई को भी बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, बेसिकली चौधरी साहिबान पे जो केस है वो है पंजाब में जो बल्दियात का फंड 5 महीने में तकरीबन 800 अरब था, वो इन्होंने ज़ीरो पे ले आए और ऐसी बंदर बांट की कि आज तक मेरा ख्याल है पंजाब की या पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। और लूट सेल प्रोग्राम था, आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, इनको पता था टाइम शॉर्ट है, इन्होंने आपको फुल पेमेंट कर दी। अब जब फुल पेमेंट आप किसी को, कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू होने से पहले ही कर दें तो नेचुरली उसमें जो किक बैक है, उसमें जो कमीशन है जो कि हमारे यहाँ आम है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं वो कितना बड़ा होगा। अब ये जो पीटीआई के ऊपर या 9 मई के बाद जो पीटीआई ने किया वो अलहदा चीज़ है। चौधरी परवेज़ लाई साहब का केस अलहदा है। ये एंटी करप्शन में करप्शन के केसेस हैं। इसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, नारे लगाएं, नहीं, आपको ये केसेस फेस करने पड़ेंगे। आपकी जो है बेलें हो जाएं, कुछ हो जाए, लेकिन ये केस मेरे ख्याल में आपको, और ये भी केस जो चौधरी साहबान पे एंटी करप्शन चल रहा है, ये बिल्कुल ओपन एंड शट है। इनके पास इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। और इनके जो कारे खास थे भट्टी साहब जो पकड़े गए हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़े गए हैं, उनकी स्टेटमेंटें मौजूद हैं। उन्होंने बैंकों से बता भी दिया इतने मिले थे, इतने आगे दे दिए। तो मकसद ये है कि इस चीज़ पे तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में कोई भी हो, चौधरी साहबान तो बड़े रख रखाव आगे पीछे तल्लकात, ये तो कभी नर्म जगह पाँव ही नहीं रखते। तो लेकिन आपको इन पैसों का हिसाब देने पड़ेगा, ये कौम का पैसा है और आपको ये केसेस फेस करने पड़ेंगे, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें। बेग साहब, जहांगीर खान तरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब, पंजाब किसके हाथ जाता आप देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली अब जो
मेरा ख्याल है इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून एंड पीपल्स पार्टी। जरदारी साहब का ख्याल है कि मैं साउथ पंजाब पकड़ूं और उधर से मैं सिंध पकड़ूं और उधर से मैं बलूचिस्तान और कुछ केपी के। तो उनका टारगेट है बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि मैं ये सारा कुछ करके नून के साथ 19-20 करके मैं मुकाबले में फेडरल इस्लामाबाद पहुंच जाऊं। पंजाब में शायद वो नून का उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से नून का स्ट्रांग वोट होल्ड है। और जहांगीर तरीन साहब अगर पंजाब में अगर किसी से कोलूशन करेंगे तो वो नेचुरली नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी नहीं है। तो जरदारी साहब भी ये फोकस किए हुए हैं कि पंजाब से मुझे 10-12 सीटें नेशनल असम्बली की मिल जाएं और मेरा एक जो चंक है, क्योंकि अब पीटीआई तो उस तरीके से रन नहीं कर सकेगी इलेक्शन में जिस तरीके से जो बंदा माइनस हुआ है या अगले दिनों में हो जाएगा। तो सिंध में उनके पास जो पीपल्स पार्टी के पास मैदान बहुत खुला है, उनका मेरा ख्याल में एज सच उनको कोई थ्रेट या मुकाबले का कोई ख़तरा नहीं है। तो वो बलूचिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं जरदारी साहब के वहाँ से भी मैं एक चंक उठा के फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आऊँ और मैं ये कह सकूँ कि भाई हमने आपको 1-2 साल गवर्नमेंट करने दिया, तो अब बारी हमारी है। और मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि इस दफ़ा अगर पीपल्स पार्टी आती है तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो जरदारी साहब खुद हैं, वो बिलावल नहीं है। तो वो जरदारी साहब जो मेहनत कर रहे हैं वो ये मतलब हरकत में बरकत है और वो लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मौसम बेग साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि डॉलर जिसकी परवान बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही थी, अब डॉलर थोड़ा सा नीचे आने के बावजूद कहीं संभल रहा है। क्या रुपए की कदर वाकई मुस्तहकम हो रही है? और फिर महंगाई के आगे बंद कैसे बांधा जाएगा? IMF के बगैर बजट पाकिस्तानियों के लिए कितने रिलीफ का बायस बन सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। और हम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से बहुत से सवालात पूछेंगे क्योंकि इस वक्त हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि डॉलर की कीमत रातों रात इतनी बढ़ जाती है, फिर एकदम डॉलर की बढ़ती कीमत रुक जाती है, आखिर वजह क्या है? कल से लोगों ने इसे देखा कि उन्हें खुशखबरी मिली कि डॉलर की कीमत नीचे आना शुरू हुई और रुपये की कदर मुस्तहकम होना शुरू हुई। लेकिन डॉलर और रुपये की इस कदर से हट के आम आदमी की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त महंगाई की शरह मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। IMF के साथ जो बातचीत पाकिस्तान की हो रही है उस पर कभी हुकूमत के सख्त बयानात और कभी IMF के सख्त बयानात सामने आते हैं, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि IMF पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अब भी उम्मीद है कि IMF के साथ मामलात तय हो जाएंगे और पाकिस्तान को इस बजट के बाद IMF से मदद भी मिल जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान कर्ज़ों पर इन्हिसार करते करते अपने निज़ाम को चलाता रहेगा या खुद इन्हिसारी की तरफ भी बढ़ेगा? एक बड़ा मसला पाकिस्तान में हमेशा से ये रहा है कि हम हर किस्म की आमदन पर टैक्स नहीं लगा सके, FPR रिफॉर्म्स हम नहीं कर सके। मुल्क के अंदर जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है करप्शन का शिकार है। हर हुकूमत ने यह कहा, दावा किया कि इक़्तिदार में आने के बाद वो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की जाएंगी, आमदन पर जो टैक्स वसूल किया जाता है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई भी हुकूमत इसमें कामयाब ना हो सकी। उसकी बुनियादी वजह आज सूरत हाल ये है कि अगर कोई टैक्स देना नहीं चाहता या छुपाना चाहता है तो उससे टैक्स वसूल करने वाले भी करप्शन का शिकार हो चुके हैं और टैक्स दहिंदगान को रिलीफ मिल जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आमदन कम होती है, अखराजात बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर अब भी सवालात उठते हैं। लोग ये कहते हैं कि कौमी बचत के नाम पर जो बॉन्ड्स हमने रखे हुए हैं बैंकों के अंदर वो महफूज हैं या नहीं है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा? ये भी टेलीविज़न चैनल्स पर मुख्तलिफ जो मुबाहसों का मौजू बनी रहती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर आदमी को इस बात की फ़िक्र है कि अगर मैशत बेहतर नहीं होगी तो उसके मामलात, माली मामलात उसके कैसे बेहतर हो पाएंगे। आम आदमी के हवाले से भी ये कहा जाता है, ख़ास तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात हो या आवाम को सस्ता आटा देने की बात हो, ये वो मामलात हैं जो वक्ती रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन एक मुस्तकिल रिलीफ
पाकिस्तानी अवाम उसको देखने को तरस चुकी है। और अगर मौजूदा हुकूमत भी कोई बड़े फैसले न कर पाई तो शायद हुकूमत के लिए भी मईशत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत के अपने अंदर इख्तलाफात हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल इसहाक़ डार साहब के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मिफ्ताह इस्माइल को इस बात का दुख है कि इसहाक़ डार साहब ने आकर उन्हें वज़ारत ख़ज़ाना से हटा दिया, लेकिन बाज़ लोग मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से ये कहते हैं कि कुछ निशानदेही वो दुरुस्त कर रहे हैं। इसहाक़ डार साहब अब भी पुरुम्मीद हैं कि मुल्क की मैशत को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अगले साल पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़े अदा करने के हवाले से मुश्किलात का साल होगा। और क्या हुकूमत उन कर्ज़ों की अदायगी के लिए अपने दोस्त ममालिक से या IMF से इतनी मदद हासिल कर पाएगी कि इन कर्ज़ों की अदायगी कर सके? ये भी बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब से ये भी पूछेंगे कि आखिर कोई ऐसा कौन सा फार्मूला हो सकता है जो हुकूमत जिसको अभी इख्तियार करे तो आवाम को भी रिलीफ मिले, शरह नमू में भी इजाफा हो, पाकिस्तान के कर्जे भी उतर सकें और आम आदमी जिसे बढ़ती हुई महंगाई का हर रोज़ सामना है इससे भी निजात पा सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पुराना में वक्त देने का। डॉक्टर साहब ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, यकदम डॉलर पीछे आया, इतने रुपए नीचे गिरा, फिर आज आकर सिर्फ 17 पैसे उसमें इजाफा हुआ। क्या हुकूमत के ऐसे कौन से इक़दाम थे कि डॉलर जो है मुसलसल तेज़ी की तरफ ऊपर जाता हुआ नीचे की तरफ आना शुरू हो गया? बहुत शुक्रिया। पहले ये गलत रहने चाहिए कि डॉलर को कोई झटका लगा है, कतई नहीं लगा। ये गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई बेहतरी आई है। यकीनन 1 पैसे की भी बेहतरी नहीं आई। हुआ क्या है वो मैं आपको बता दूं। IMF का एक एतराज़ था कि खुली मंडी में जो आपका रेट है डॉलर के मुकाबले में रुपए का, ये 9 मई के वाक़ात के बाद से बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। यानी 8 मई को अगर आप देखें तो इंटरबैंक और खुली मंडी में 2 रुपए का फ़र्क था। और उसके बाद जो अलमनाक वाक़यात पेश आए, सरमाए का फरार हुआ, बेयकीनी की कैफियत हुई, तो अचानक जो है ना वो चंद दिनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके 31 तारीख को 27 रुपए का फ़र्क हो गया दोनों में, 2 रुपए के मुकाबले में। तो स्टेट बैंक ने कहा इसको, IMF ने कहा इसको ठीक करने के लिए करें। तो स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया और उसमें यह कहा कि जनाब ये जो आप क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए पेमेंट करते हैं उसको जो सेटलमेंट होता है वो खुली मंडी की रेट से होता है, जैसे इंपोर्टर्स का खुली मंडी की रेट से होता है। उनको कंसेशन दिया गया कि आप जो है ना वो ओपन मार्केट के रेट से करें, यानी अशियाए तायुश जो लोग जो अखराजात करेंगे उनको फ़ायदा पहुंचा दिया गया। उसकी वजह से जाहिर है कि दबाव पड़ा, लेकिन ये एक आर्जी बेहतरी है। इससे मईशत को नुकसान होगा, इससे सरमाए का फरार होगा और हुकूमत को और स्टेट बैंक को ये बात पता है। चुनांचे स्टेट बैंक ने ये कहा कि ये सर्कुलर जो है ये फिलहाल जुलाई तक के लिए वैलिड है, यानी इस एतराज़ को दूर करने के लिए। मगर ये कहना है कि डॉलर को झटका लगा है, ये बहुत बड़ा गलत बात है। और मैं ये तजवीज़ करूँगा कि जब ये कर ही लिया है तो इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय जो लोग ये ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, अशियाए तायुश खरीद रहे हैं, उन पर आप 15% टैक्स लगा दें। रुपए की कदर तो ठीक है ताकि IMF का एतराज़ दूर हो जाए, ये फ़ायदा उनको नहीं पहुँचे। अगर एक आदमी दवाइयाँ इंपोर्ट कर रहा है, वो अगर डॉलर जो है खुली मंडी से खरीद रहा है महंगा, तो इनको किस खुशी में जो है आप इंटरबैंक से दे रहे हैं। तो इन पर लगाएं 12% कम से कम टैक्स और इस ट्रांजेक्शन को रेगुलाइज करें। लेकिन ये हल नहीं है, ये एक आर्जी का काम किया है जो कि कायम नहीं रहेगा। जनाब अली डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या इस के बाद IMF राजी हो जाएगा? देखिए, जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैं आपको बता दूं, हर चीज़ तय हो चुकी है। पाकिस्तान IMF का ये प्रोग्राम 30 जून तक पूरा नहीं करेगा और जो अभी जो 9th के जो है अपना जायज़ा, उसके बाद 1.1 अरब डॉलर की किस्त हमें मिल जाएगी। उसके बाद 2 किस्तें रहती हैं। पाकिस्तान IMF से कहेगा जनाब अब हमें वो नहीं चाहिए, हम इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद नया माली साल शुरू होगा जुलाई में, उसके लिए हम IMF से फिर दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें 7.5 अरब डॉलर का एक कर्जा दें 3 साल की मुद्दत के लिए। तो ये मामला जो है ना, ये फैसला हुआ है। और ये बात मैंने इसकी निशानदही जो की थी ये 17 मई से मैंने करना शुरू कर दिया था, लेकिन फैसला ये कल सामने आ गया है कि हम IMF का प्रोग्राम अमेंडन करेंगे और नया कर्जा लेंगे जिसकी सियासी शराइत होंगी
और माशी शराइत जो है बहुत सख्त होंगी, मगर सियासी शराइत डिस्क्लोज नहीं की जाती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन उससे सलामती को खतरात होंगे, मईशत को तबाह बर्बाद होगी, उससे पाकिस्तान के जो है वो जौहरी प्रोग्राम को खतरात होंगे, पाकिस्तान में मईशत की शरह-ए-नमो सुस्त होगी, पाकिस्तान में सरमाए का फरार होता रहेगा। और अगले साल भी शायद हमारा ग्रोथ रेट इस साल जो -3 है, शायद -3, पिछले 5 वर्षों का औसत है 2.2% सालाना, जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन है। अगले साल अगर 3% होता है, इसका मतलब ये कि जो 10 करोड़ लोग गुर्बत के लकीर से नीचे हैं, जो महंगाई और भूख की कैफियत है, इसमें कोई बड़ी बेहतरी नहीं आएगी। अलबत्ता ये जो कि 38% का जैसे आपने कहा, ये मैक्सिमम रेट है, इसका बेस इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से वो हमारी जो महंगाई की शरह है वो अगले साल कुछ कम रहेगी, लेकिन खित्ते के मुल्कों से तकरीबन 4 गुना ज्यादा रहेगी और हमारा शरह नमू आधा रहेगा। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब क्या जो है, अगर हम IMF के साथ हमारे मामलात फाइनल हो जाते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट का खतरा रहेगा या डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं रहेगा? देखिए, पहले तो ये कि हमारा प्रोग्राम करान लेना हमारा हक है और उसको कर्जा देना उनकी जिम्मेदारी है, वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, सिर्फ शराइत पेश कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज किया था कि IMF से ये जो बड़ा कर्जा भी मिल जाएगा $7.5 अरब या उससे ज्यादा का, उसकी किस्त मिल जाएगी और दोस्त ममालिक से आपको पैसे मिल जाएंगे, आलमी बैंक से पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद सऊदी अरब, चीन से भी शायद कुछ मिल जाए। उसके बावजूद 2024 में पाकिस्तान अपने बैरूनी कर्जे अदा करने की पोजीशन में नहीं होगा, इन तमाम चीजों के बावजूद। यानी बहरानी कैफियत तो नहीं रहेगी, मगर हम कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे। चुनाचे हम फिर अमेरिका से अप्रोच करेंगे, चाइना उसमें शायद हमारी हेल्प नहीं कर सकेगा, और अमेरिका फिर जो है चाइना को कंटेन करने के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा कि हम आपको डिफॉल्ट से तो बचा लेते हैं, लेकिन डिफॉल्ट से जो तबाही आनी थी वो डिफॉल्ट से बचा के आप हमारी वो शराइत पूरी कर दें। वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। अगर हुकूमत या इदारे उसको नहीं सोच रहे तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी तबाही की बात है। इसलिए आज वक्त है, मोहलत है अभी कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें, वरना जो कुछ होता रहेगा। हम 23 प्रोग्राम हम IMF के कर चुके हैं अब तक 1958 से, अब ये 24वां करेंगे अगले साल। लेकिन हमने देखा कि हमारा ग्रोथ रेट भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे चला गया। भारत 1994 के बाद से नहीं गया, बांग्लादेश 2011 के बाद से अब गया है। हम अब जो है कोशिश यही करते हैं कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें, क्योंकि उसकी आड़ में IMF के खाते में डाल के हम आवाम के ऊपर जो है वो टैक्सों का बोझ डालते हैं। अमेरिका हमें निकलने नहीं देगा IMF के प्रोग्राम से, IMF हमें अपने प्रोग्राम से बाहर जाने नहीं देगा। इस गठजोड़ के नतीजे में पाकिस्तान को तबाह करके पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन इतने नहीं मिलेंगे कि आप डिफॉल्ट से बच सकें। इसलिए ये कि जो सियासी शराइत हैं वो पूरी कर लें। इदारों को और पार्लियामेंट को, सियासतदानों को, मीडिया को इस हकाइक का एदराक करना होगा कि दिन भर सुबह शाम आईनी झगड़े कि वो बेल के लिए जा रहे हैं, अब उन्होंने 2 कदम बढ़ा लिए, इन चीज़ों को छोड़ें। ये जो हकाइक हैं कौम के सामने रखें कि जनाब $25 अरब आपको वापस करने हैं 2024 में। IMF से किस्त मिल गई, दोस्त मुल्क से मिल गई, तो क्या ये पैसे वापस हो जाएंगे? क्या असासे बेच के हो जाएंगे? जवाब है कि नहीं। तो फिर आपको कौन मदद करेगा? अमेरिका का रवैया बदल चुका है। इस साल का जवाब हम खुद नहीं दे, अगर नहीं निकालते तो फिर ये खुदकशी होगी। और इस सवाल का जवाब सामने यही है कि आज इस्लाहात कर लें, और इस्लाहात जिसमें ये करें कि सरमाए के फरार को रोकना एक बुनियादी चीज़ है। अगर एक साल में $15 अरब पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत के और जायज़ पैसे गैर जा रहे हैं, तो उस कानून को बदलने में क्या तकलीफ है? वो सिर्फ कानून ये है, कहना है कि जी तालीम के लिए और इलाज मुआवजे के लिए अगर किसी को पैसा बाहर भेजना है ज़रूर भेज दे। उसके अलावा खुली मंडी से पैसा डॉलर खरीद के बैंकों में जमा करा के पैसा बाहर भेजने पर पाबंदी आज की तारीख में लगानी होगी। सरमाए के फरार को रोकना होगा, कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से। तो अगर ये कानून हम नहीं तब्दील करते, क्योंकि भारत में तो आप नहीं भेज सकते और कहीं नहीं भेज सकते, तो हमें सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था एक साल में $15 अरब इस तरह बाहर गए हैं 2017 में, जायज़ पैसे भी और नाजायज़ पैसे भी। 111(4) को मनसूख करें, इस कानून को मनसूख करें, और फिर टैक्सों की वसूली बढ़ाना। शाना अखराजात में 1500 अरब सालाना की कमी की गुंजाइश है, जिससे बजट खसारा कम होगा तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। काबीना का आप साइज हमें कम करना पड़ेगा। टैक्सों की वसूली में 7,000 अरब रुपया हम कम वसूल कर रहे हैं। पिछले बजट में ये कहा गया था कि 3,000 अरब रुपए की टैक्स की चोरी हो रही है, हम इसको वसूल करेंगे।
अब 1 साल के बाद नए टैक्स तो आपने लगा दिए, वो 3,000 में से 1 रुपया भी वसूल नहीं हुआ और टैक्सों की चोरी बढ़ गई, शान खराजात बढ़ गए, डिस्काउंट रेट जो है बेतहाशा बढ़ गया, अफरात ज़र जो है मई में 13.8 था, अब 38 पर आ गया। तो क्या ये आशारिये नहीं बता रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं? इन हक़ाइक़ को तस्लीम करें। आज तो मोहलत है हमारे पास, शायद आगे खुदा न खास्ता जो है ये मोहलत भी ख़त्म हो जाए और फिर हमें या तो डिफ़ॉल्ट करें या डिफ़ॉल्ट करने से पहले उनकी शराइत मान के डिफ़ॉल्ट को बचा लें। ये खुदा न खास्ता अगर ये नहीं किया तो बड़े बड़े सख्त संगीन खतरात हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं कुछ ही देर बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, जो 2024 में हमने 25 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं, इन हालात में जो हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं, क्या उनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनकी कीमत अदा कर पाएंगे? देखिए, वो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नहीं हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उस बॉन्ड में हम कोशिश यही करेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट ना करें, क्योंकि वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। असल में हमारे कर्जे जो है ना, उसमें बॉन्ड का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमारे वो है उसमें डिस्काउंट लग चुका है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, बड़ा मुल्क है हमारा, हम अपने मुल्क को हर वक्त बुरा भला भी ना कहें। मेरे ख्याल से डार साहब मैनेज कर लेंगे, वो बॉन्ड हम अदा कर देंगे, लेकिन सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के नहीं हैं वो, लेकिन बाकी अदायगियाँ करना, क्योंकि अगर हमारा जो रिश रूलिंग में नहीं हो रही, वो मुश्किल हमें पड़ेगी। उसके लिए मैं सियासी शराइत की बात कर रहा हूँ। इसमें तो शायद चाइना भी हमें हेल्प कर दे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर रहे हैं, 4 अरब डॉलर की तरसीलात कम हुई हैं उनकी, इसलिए कि खुली मंडी में जो है वो रेट बढ़ गया, तो उनकी मुहिब वतन भी सामने आ गया कि 4 अरब डॉलर कम हो गया। 3 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, 5.6 अरब डॉलर के हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिर गए, ग्रोथ माइनस में चली गई। आपने 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम कर दी, तो जब इंपोर्ट्स आप कम कर देंगे तो फिर मईशत कहाँ से चलेगी? जो बरामदात आपकी बढ़ नहीं रही हैं, तो हमारा लार्ज स्केल भी मैन्युफैक्चरिंग भी माइनस पर चला गया। तो मैं ये चाहता हूँ ये हक़ाइक़ को एक दफ़े तस्लीम कर लें और ये मान लें कि पाकिस्तान के पास आज भी वसाइल हैं, अभी तक मोहलत भी है, वसाइल भी हैं। समझदार पाकिस्तानियों को आप ज़्यादा मुनाफा देकर उनसे पैसा भी ले सकते हैं, लेकिन आप ये चाहें कि वो पाकिस्तान में आपको पैसा लगाएंगे इन्वेस्टमेंट में, ना उन्होंने माजी में लगाया है ना वो आप लगाएंगे, तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना उनसे मिलेगा ना किसी और से मिलेगा। तो अब ये बिल्कुल अमेरिका का रवैया बदल चुका है। नॉम चॉम्स्की ने ये कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीदा हुआ है। अब मुझे लगता है कि उस खरीदने में ज़्यादा तेज़ी आ गई है, इसलिए कि सारी चीज़ें सामने हैं और हम जो है ना वो आईनी झगड़ों में और सियासी झगड़ों में और बेल के मामलात में लगे हुए हैं। दुनिया ये सोचती होगी कि क्या कौम है कि इतने बड़े खतरात हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ टीवी देखें, प्रिंट मीडिया देखें, तो लगता है कि कोई बड़ा खतरा नहीं है। अब खतरा सिर्फ मसला यही है कि बेल मिलती है या नहीं मिलती, या वो सियासतदान जो है कल जो है वो किस नई पार्टी बनाता है कि नहीं बनाता। अरे भाई, इंतखाबात से मईशत को नुकसान होगा, इसलिए कि इंतखाबात नफरत की बुनियाद पर होने वाले हैं, वो कभी भी मईशत की बेहतरी के लिए नहीं होने वाले हैं। ये तीनों पार्टियां, ये कोई चौथी पार्टी आती है, वो कभी भी, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे देने के लिए तैयार हूँ, वो इस्लाहात करके मुल्क को नहीं बचाएंगे। इल्ला ये कि आज मजबूर कर दिया जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या सलामती कौंसिल करे, कि आप इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे दें। और सरमाए के फरार को रोकने के लिए ये कानून ना बनाना तो खुदकशी है, जो मैंने आपको बता दिया। जो पैसा बाहर खुलेआम जा रहा है, इसको रोकें, तो फिर पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत है। वरना मुझे फिर खतरा है कि आगे चल के जिस सियासी में बात कर रहा था कि सियासी शराइत होंगी, उसमें पाकिस्तान के जोग्राफी नक्शे को बनाने की खुलेआम दुनिया बात कर रही है। स्टेट डिपार्टमेंट बात कर रहा है कि ये हमें करना है। तो आज हमारे पास वार्निंग है, तो ये वक्त है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलती जो अपनी हालत नहीं बदलता। और कौम में सिर्फ सियासतदान या लीडर नहीं है, कौम में जो है 25 करोड़ अवाम भी हैं, ये भी नहीं कोशिश कर रहे हैं, ये भी जिंदाबाद के नारे लगा के अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। घर में जाके बीवी बच्चों को मारते हैं, उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं देते। तो मैं अब यही चाहता हूँ कि ये जितने आदाद शुमार हैं, इन पर ब्रॉड डिस्कशन हो कि भाई मईशत हमारी कहाँ जा रही है, और हम कैसे 2024 में कैसे जिंदा रहेंगे, 2025 में कैसे जिंदा रहेंगे। हुकूमत बताए, अपोजिशन बताए, इलेक्शन से पहले इन बातों का जवाब चाहिए। अगर ये नहीं करते, और मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सियासतदानों को बुलाएं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करें। वो लोग आए जो मईशत को समझते हैं कि आप कहानियां छोड़ें, आपने क्या किया। आप ये बताइए कि 2024 में ये आपको अदा करना है 25 अरब, ये कैसे करेंगे, कौन देगा आपको, कहाँ से आएगा, क्यों देंगे। अभी तो 1 अरब डॉलर आपने देख लिया, IMF ने हमें कितना नचाया है, 2019 से अब तक जितना नचाया है, जितनी नाक रगड़वाई है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान को गिरद घेरा तंग करके
उसकी मईशत को तबाह करके, इसके अवाम और हुकूमत में एतमाद का बहरान पैदा करके, अवाम और फौज में एतमाद का बहरान पैदा करके, इदारों में टकराव पैदा करके, बेयकीनी, खौफ। और अब तो ये खुलेआम बात हो रही है, क्या हुकूमत लोगों के जो बैंकों में डिपॉजिट हैं वो दे देंगे रुपीज में, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के पैसे मिल जाएंगे, कौमी बचत के पैसे मिल जाएंगे। ये बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, इसको दूर करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, IMF के बगैर बजट अवाम के लिए किसी रिलीफ का बायस बन सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, तकरीर में वो कुछ भी कहें, वजीर ममलकत बड़ाए खजाना के जो मैं अल्फाज आपको बता देता हूँ, इस बजट में हम आवाम को बड़ा रिलीफ देंगे, और वो ये रिलीफ होगा कि हम बजट खसारा कम करेंगे, और बजट खसारा जब कम होगा तो महंगाई कम होगी, तो उससे आवाम को फ़ायदा होगा। हालांकि बजट खसारा कैसे कम होता है हमें भी पता है, आपको भी पता है, कि वो ये करेंगे कि तरक्याती अखराजात में कटौती कर देंगे, तालीम का बजट कम कर देंगे, सेहत का बजट कम कर देंगे, और सूबों से ये कहेंगे, अभी तो केयरटेकर से ही हैं, कि आप जो भी पैसा NFC अवार्ड से मिले उसको खर्च ना करें। तो अगर इस तरीके से ये करना है, बजट खसारे को कम करना है, तो अवाम को तो रिलीफ नहीं मिला। दूसरे उन्होंने कहा है कि अवाम का बड़ा रिलीफ ये है कि हम उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये जो पुरानी मुसीबतें हैं वो चलेंगी, नए टैक्स बहरहाल लगेंगे, महंगाई बहरहाल बढ़ेगी, रुपए की कदर बहरहाल बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बिजली गैस के नर्ख फिर बढ़ने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि रिलीफ तकरीर में बहुत सा आपको नजर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तकरीर से हटके जब आप उनके इक़दाम देखेंगे जो फाइनेंस बिल में आते हैं, तो पता चलेगा कि जो रिलीफ दिया है उससे 2.5 से 3 गुना गरीब की जेब से दूसरे हाथ से निकाल दिया है वापस। और जो उम्रा हैं, जो ताकतवर तबके हैं, उनको बदस्तूर मराद जारी हैं। जैसे आज आपने क्रेडिट कार्ड्स का देख लिया, फिर एमनेस्टी की भी बात हो रही है कि लॉकर से पैसा निकाल के जनाब उनको भी एमनेस्टी दे दी जाए। तो ये चीज़ें खुदकशी हैं, इससे बचना होगा। डॉक्टर साहब, अगर आप मुख्तसर ये बताएं कि इस वक्त अगर हम 3 मेजर इक़दाम कर लें तो उसकी बुनियाद पर अपनी मैशत को हम संभाल सकते हैं? जी बिल्कुल। नंबर 1, वफाक और सूबे एक मुकर्ररा आमदनी से ज़ायद हर किस्म की आमदनी पर लाजमन टैक्स लगाएं और वसूल करें, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मईशत को दस्तावेजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 40-45 हज़ार रुपये का काला धन है, तो फिर विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, 111(4) को मनसूख कर दें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को। नंबर 3, डॉलर मार्केट से खरीद के पैसा बाहर लगाने पर पाबंदी सिवाय तालीम और सेहत के, और हुंडी हवाले के कारोबार को रोकने के साथ तरसीलात के बजाय एक्सपोर्ट्स को करें। और आखिरी मेरी तजवीज़ ये होगी, जो बहुत ज़रूरी है, कि जिसमें हुकूमत की जेब से एक पैसा नहीं जाएगा, और वो तजवीज़ ये है कि बैंकों से हदफ दिया जाए, उनको कानूनन स्टेट बैंक दे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, छोटे किसान, घरेलू ख्वातीन, उनको 2 लाख 3 लाख रुपए के कर्जे दें, लाखों लोगों को, ताकि वो रिस्क कमाएं। लेकिन उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से आप 50,000 रुपये अलग कर लें, लोगों को भिखारी ना बनाएं। वो जिसको 2 लाख रुपए का कर्जा दें, उसको 50,000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से भी दें, और उससे ये कहें ये 50,000 आपको माफ़ हो जाएगा, अब आपको 2.5 लाख मिल गया। तो उसको रिस्क फराम करना ये वाहिद जरिया है। और इस्लामी बैंकों को कहा जाए कि ज़कात के निज़ाम को माइक्रो फाइनेंस से लिंक करें, ये वाहिद तरीका है गुर्बत को ख़त्म करने का और बेरोज़गारी को ख़त्म करने का। और ये मैंने चीज़ें यूरोप में जब माहिरीन से मेरा डिस्कशन होता था, मैं उनको बताता था, तो वो सिर पकड़ लेते थे कि यार अगर आपके पास ऐसी चीज़ है, ज़कात का एक ऐसा निज़ाम है, तो फिर ये गुर्बत क्यों है? आप तेल वादों को तो आप छोड़ दें, इस्लामी मुल्कों में क्यों है? तब मैं उनको क्या बताऊं कि भाई ज़कात में तो अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप ज़कात को वसूल करें, आप लोग नहीं दे सकते। और हम कहते हैं जो ज़कात देगा उसको इनकम टैक्स में फ़ायदा पहुंचाएंगे। अरे भाई, वो तो कुरान के अहकामात हैं, आप कौन होते हैं उसको फ़ायदा पहुंचाने वाले? तो ये ज़कात के निज़ाम को भी हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। ये 4-5 इस्लाहात कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम अगले एक दफ़ा तो जाएंगे IMF के पास, उसके बाद बेनियाज हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इंशाल्लाह नाज़रीन कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।